हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, आज हम डिटेल में बात करेंगे जो कि आपका एक लास्ट राउंड था, यानी कि थर्ड राउंड था बीएससी नर्सिंग का महाराष्ट्र स्टेट के अंदर 2023-24 के लिए। उसे आप क्या मॉप अप राउंड भी बोल सकते हो। तो उसका जो रिजल्ट है यानी कि सिलेक्शन लिस्ट है बीएससी नर्सिंग का, अभी रिलीज हो चुका है, जो कि आपका मॉप अप राउंड यानी कि थर्ड राउंड था। तो इसके अंदर जिन बच्चों को सीट अलॉटमेंट हुआ है तो उन बच्चे यहाँ पर इस साल एडमिशन ले सकते हैं। आपको यहाँ पर पूरा स्कॉलरशिप मिल जाएगा, यानी कि कैटेगरी का पूरा बेनिफिट मिल जाएगा। मान लीजिए कोई कॉलेज ओपन कैटेगरी का भी फीस लेता है ना, तो भी आपको कैटेगरी के अनुसार वहाँ पर जो है फीस रिफंड किया जाएगा जब आप स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल करोगे तब। तो आपको यहाँ पर कोई भी चिंता करने की बात नहीं है कि नहीं सर इन्होंने ओपन का फीस लिया तो हमें क्या यहाँ पर कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। एक ऑनलाइन राउंड था तो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा कैटेगरी का बेनिफिट मिल जाएगा। और इसके बाद जो है आपका एक लास्ट राउंड होने वाला है, तो इंस्टीट्यूशनल स्पॉट राउंड होने वाला है। तो जिन बच्चों को अभी तक ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट हुआ ही नहीं है राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के अंदर, तो वो बच्चे यहाँ पर एलिजिबल है कि आप यहाँ पर जाके स्पॉट राउंड के अंदर एडमिशन ले सकते हो। तो देखिए, यहाँ पर जैसे स्पॉट राउंड का डेट आ जाता है तो एक डिटेल में वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। स्पॉट राउंड का टाइम टेबल पूरा का पूरा अपडेट हो चुका है, लेकिन अभी आपका लास्ट डेट ज्वाइनिंग है ना, तो उसके बाद मैं आपको स्पॉट राउंड के बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो आप उसके बारे में चिंता मत कीजिए। देखिए, अभी यहाँ पर सिलेक्शन लिस्ट का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर सीट अलॉटमेंट हुआ है ना, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। देखिए, इसी लिस्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा कुछ बच्चे हैं, जो कि आपको यहाँ पर एक बच्चा दिख रहा है ओपन कैटेगरी का वुमन है। तो यहाँ पर कॉलेज ऑफ नर्सिंग है मुंबई का, सामने आरईटी नज़र आ रहा है। मतलब इस बच्चे ने यहाँ पर राउंड 1, राउंड 2 के अंदर इसको सीट मिला था और यहाँ पर इन्होंने रिटेंशन फॉर्म फिल किया था। यानी कि रिटेंशन फॉर्म फिल किया था, इसका मतलब क्या होता है कि इस बच्चे ने यहाँ पर राउंड 1, राउंड 2 के अंदर ही अपना एडमिशन जो है कन्फर्म कर लिया था। उसके बाद देखिए, एक नेक्स्ट बच्चा है जो कि आपका ओबीसी कैटेगरी का है। सामने ओपन ईएमडी नज़र आ रहा है और जीएमसी नर्सिंग नागपुर था, यहाँ पर कैंसिल नज़र आ रहा है। तो इस बच्चे ने यहाँ पर एडमिशन जो है अपना कैंसिल किया है। एक तो इस बच्चे को वहाँ पर सीट अलॉटमेंट हुआ था, उस बच्चे ने वहाँ पर ज्वाइन नहीं किया, फ्री एग्जिट ले लिया। इसका मतलब ये होता है कि राउंड 1 या फिर राउंड 2 के अंदर इस बच्चे को जो है यहाँ पर क्या हुआ था, सीट अलॉटमेंट हुआ था, जो कि आपका जीएमसी नागपुर है। इस बच्चे ने यहाँ पर एडमिशन जो है कैंसिल कर लिया है या फिर यहाँ पर ना विजिट करते हुए फ्री एग्जिट ले लिया होगा। तो वहाँ पर उस बच्चे ने जो अपना एडमिशन कैंसिल कर लिया है, इस बात का ध्यान रखिए। आपको सामने नज़र आ जाएगा, यानी कि जिस बच्चे के नेम के सामने आपको कैंसिल आ रहा है ना, तो उस बच्चे ने वहाँ पर एक तो जाके विजिट नहीं किया, ज्वाइन नहीं किया, इसलिए वो प्रोसेस से आउट हो गया। या फिर उस बच्चे ने वहाँ पर जो है अपना एडमिशन लिया था, लेकिन वहाँ पर राउंड 2 में हो सकता है कि उसने कैंसिल कर दिया हो। इस बात को आप थोड़ा समझ लीजिए। उसके बाद देखिए, आपको यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर और भी कुछ नज़र आ सकता है, जैसे कि अगर आपको न्यू कॉलेज अलॉट हुआ है तो आपको सिर्फ कॉलेज का नेम आपके सामने नज़र आ जाएगा। तो आरईटी का मतलब होता है कि आपने यहाँ पर रिटेंशन दे दिया। कैंसिल फीजे का मतलब आता है कि यहाँ पर अपना एडमिशन जो है कैंसिल हो चुका है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर सिर्फ ट्रेड इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग अमरावती आ रहा है, यानी कि कॉलेज जो है मतलब इस बच्चे को अलॉट हो चुका है। ईएमडी है, ओपन कैटेगरी का बच्चा है, ओबीसी के अंदर आता है, ओपन का सीट इसका अलॉटमेंट हुआ है। अभी ईएमडी का मतलब क्या होता है, ईएमडी का मतलब होता है कि इसने ओपन का सीट ले लिया, तो इसने क्या किया, अपना एक सीट जो था ना वो आप डोनेट किया किसको, अपने कैटेगरी के कम स्कोर वाले बच्चे को। इसका मतलब यही होता है कि इसने एक सीट डोनेट कर दिया किसको, इसको ओपन का सीट मिला तो एक सीट बचा हुआ मिला ओबीसी कैटेगरी का, तो ओबीसी कैटेगरी के कम स्कोर वाले बच्चे को जो है अलॉट किया गया। इस बात का ध्यान रखें। और इसके नेम के सामने आपको सिर्फ कॉलेज का नेम दिख रहा है ना, तो इसका मतलब यही होता है कि इस बच्चे को यहाँ पर फ्रेश कॉलेज अलॉटमेंट हो चुका है मॉप अप राउंड के अंदर, यानी कि इस बच्चों को अभी ये कॉलेज अभी मिला है। अभी तक इस बच्चों को कोई भी कॉलेज जो है अलॉटमेंट नहीं हुआ था। थर्ड राउंड के अंदर इस बच्चों को सीट अलॉटमेंट हुआ है, इस बात का आप ध्यान रखिए। अगर आपने ज्वाइन करके बेटरमेंट के लिए अप्लाई किया होगा तो आपके नेम के सामने आपको नो चेंज देखने को मिल जाएगा कि नो चेंज, कुछ इस तरह का आपको आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। अगर आपने ज्वाइन किया था राउंड 1, राउंड 2 के अंदर और आपका बेटरमेंट नहीं हुआ था, अगर आपके नेम के सामने यहाँ पर कैंसिल आ रहा है ना, तो आपने यहाँ पर एडमिशन कैंसिल कर दिया है, इस बात का ध्यान रखिए। देखिए, अभी बोलोगे कि सर आप बहुत सारे बच्चे हैं कि जिनको मतलब कॉलेज ऑफ नर्सिंग मुंबई मिला है, कैंसिल है फिर भी, उसके बाद जीएमसी नर्सिंग है, तो ये इन्होंने एडमिशन कैंसिल क्यों किया, जीएमसी नर्सिंग है एडमिशन कैंसिल क्यों किया नागपुर का भी। तो देखिए, उनका प्रॉब्लम हो सकता है, एक तो उन्होंने फ्री एग्जिट ले लिया होगा या फिर कॉलेज के अंदर गए नहीं होंगे राउंड 1, राउंड 2 के अंदर सीट मिलने के बाद भी, या फिर उन्होंने राउंड 1 में सीट मिला था ज्वाइन कर लिया था, लेकिन राउंड 2 में उन्होंने जाके सीट जो है एडमिशन कैंसिल कर दिया। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी कि जो बीएमएस बीएचएमएस के लिए भी गए थे राउंड होने के बाद। इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। अगर आपका बेटरमेंट नहीं हुआ है तो आपके नेम के सामने यहाँ पर आपको साफ साफ नो चेंज नज़र आ जाएगा। देखिए, नीचे लिस्ट के अंदर आप देख सकते हो। और अगर बात करें यहाँ पर सीट अलॉटमेंट कहाँ तक हुआ है, तो मैंने आपको बोल दिया था पर्सनली कि अगर आपका स्कोर 44 आ रहा है ना परसेंटाइल के अंदर, आप किसी भी कैटेगरी के अंदर आते हो तो आप ऑल कॉलेज डाल दीजिए, आपको कोई ना कोई सीट अलॉटमेंट होगा ही होगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे कि उन्हें वुमन कोटा के अगेंस्ट सीट अलॉटमेंट हुआ है, यानी कि वुमन कोटा के अगेंस्ट सीट। देखिए, लिस्ट थोड़ा नीचे लेते हैं हम, तो आपको एक जनरल वहाँ पर आइडिया मिल जाएगा कि वुमन कोटा के अगेंस्ट क्या होता है। एक मिनट वेट करो आप। देखिए,
अभी देखो, अभी यहाँ पर और एक बात सामने आएगा कि ये बच्चा जो है ना, इसको चॉइस नॉट अवेलेबल नज़र आ रहा है। एससी कैटेगरी का स्टूडेंट है, लेकिन इससे कम वाले जो स्कोर वाले बच्चे हैं ना एससी कैटेगरी के, उनको सीट अलॉटमेंट हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है, तो इस बात को आप थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि इस बच्चे ने कोई लिमिटेड कॉलेज डाल दिए होंगे 5 to 10, तो इसका जो स्कोर है इस कॉलेज के लिमिट में नहीं आता था। यानी कि इस बच्चे ने जो 5 कॉलेज डाले ना, इसी कॉलेज के अंदर एससी कैटेगरी के ज़्यादा स्कोर वाले बच्चे ने चॉइस दिया होगा, तो ये सीट उन्हें दिया गया। तो इसका जो चॉइस है इसके पास अवेलेबल नहीं था, इसलिए इसको सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ। लेकिन कम स्कोर वाला बच्चा क्या होता है, उसने अगर पूरे के पूरे कॉलेज डाल दिए होंगे, तो वहाँ पर किसी और बच्चे ने सीट मतलब कॉलेज नहीं डाले, तो कॉलेज उसे वहाँ पर अलॉटमेंट हो गया होगा। इस बात को आप थोड़ा समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर एक सीट आपको देखने को मिल जाएगा कि ये बच्चा जो है ओपन कैटेगरी का है, एससी कैटेगरी, ओपन के थ्रू सीट अलॉटमेंट हुआ है। अगेंस्ट माइनॉरिटी कोटा है, वॉलनेस नर्सिंग है मीरज का। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ है, माइनॉरिटी का बच्चा अवेलेबल नहीं था, इसलिए यहाँ पर एससी कैटेगरी के स्टूडेंट को सीट अलॉटमेंट किया है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पर ये जो बच्चा था ना, क्या था, इसने इस कॉलेज को चॉइस फिलिंग के अंदर डाल दिया था। माना कि ये कॉलेज माइनॉरिटी का है, लेकिन इसने कम स्कोर था या फिर कुछ प्रॉब्लम था या फिर ये कॉलेज का फेवरेट था, तो इसने क्या किया, ऑल पूरे भी जितने के जितने कॉलेज थे पूरे के पूरे कॉलेज डाल दिए। तो इसको प्रॉफिट क्या हुआ कि इसको मतलब कैटेगरी का तो सीट नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर माइनॉरिटी के बच्चे नहीं थे, इसलिए इसको यहाँ पर उस माइनॉरिटी के कॉलेज के अंदर भी ओपन कैटेगरी के थ्रू जो है सीट अलॉटमेंट किया गया है। इस बात का ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए, अगर आपको बेटरमेंट नहीं हुआ होगा तो आपके सामने नो चेंज आ जाएगा, तो आप सिलेक्शन लिस्ट के अंदर पूरा का पूरा यहाँ पर देख सकते हो। अगर आपके कॉलेज नेम के सामने सिर्फ यहाँ पर मतलब कॉलेज का नेम आ रहा है, जैसे कि आनंद नर्सिंग कॉलेज है औरंगाबाद का, तो मान लीजिए कि इस बच्चे को एक कॉलेज जो है अभी फ्रेश अलॉटमेंट हो चुका है। और ये मैं आपको बोल रहा था कि एसटी कैटेगरी का बच्चा है, ईडब्ल्यूएस वुमन कोटा के थ्रू सीट अलॉटमेंट हुआ है। और यहाँ पर वुमन कोटा का जो सीट था ना, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो गर्ल्स का सीट था ना, वो सीट इस बच्चों को यहाँ पर अलॉट किया गया है सेवा नर्सिंग धुले के अंदर। तो राउंड 3 जो था ना, लास्ट राउंड था आपका ऑनलाइन यहाँ पर, इसलिए जितने भी सीट अवेलेबल थे पूरे के पूरे, चाहे वो वुमन कोटा के थे चाहे जनरल के, तो पूरे के पूरे सीट यहाँ पर अलॉटमेंट किया गया आपको नज़र आ जाएगा। तो अभी इसके बाद एक स्पॉट राउंड हो जाएगा। स्पॉट राउंड के अंदर कौन से कॉलेज मिल जाएगा आपको, स्पॉट राउंड के अंदर अभी यहाँ पर एडमिशन लेते टाइम जो बच्चे एक तो फ्री एग्जिट कर लेंगे, यानी कि कॉलेज को चूज नहीं करेंगे, एडमिशन नहीं लेंगे जाके, या फिर जाएंगे एडमिशन के लिए लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आउट हो जाएंगे, तो उनको बचे हुए पूरे के पूरे सीट आपको स्पॉट राउंड के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो देखिए अभी आपको क्या करना होगा, इसके बारे में बात करेंगे कि आपको यहाँ पर मतलब कॉलेज में एडमिशन कब लेना है, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेके जाना है, तो पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। पूरा वीडियो देखिए। उससे पहले आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए कि जो आपका लास्ट डेट है ज्वाइनिंग ऑफ द रिस्पेक्टिव कॉलेज 24/9/2023 है। इस बात का ध्यान रखिए। 5:30 PM तक आप यहाँ पर कॉलेज के अंदर जाके अपना एडमिशन ले सकते हो। अगर कोई हॉलीडे भी आ रहा है ना, तो आप उस दिन भी एडमिशन कर सकते हो। इस बात का ध्यान रखिए, हॉलीडेज़ के दिन भी आप कॉलेज के अंदर जाके अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हो। इस बात का ध्यान रखिए, इंक्लूडिंग हॉलीडेज, एक्सक्लूडिंग 19, सिर्फ यहाँ पर 19/9/2023 को आप एडमिशन के लिए मत जाइए। उसके बाद आप कभी भी जाके यहाँ पर 24 तारीख तक अपना एडमिशन कर सकते हो। देखिए एक्सक्लूडिंग मतलब इस डेट को छोड़ के आप यहाँ पर कभी भी जाके एडमिशन कर सकते हो। सिर्फ आपको क्या करना है, इस डेट को छोड़ना है। इस डेट के दिन आप एडमिशन के लिए मत जाइए। आप 24/9/2023 तक कभी भी जा सकते हो, लेकिन आपको एक डेट स्किप करना होगा जो कि आपका 19/9/2023 है। इस बात का ध्यान रखिए। तो उसके बाद आप कभी भी जाके यहाँ पर एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हो अपना, या फिर रिटेंशन फॉर्म भी दे सकते हो। देखिए लास्ट डेट ऑफ फिल रिटेंशन फॉर्म उसका भी दिया है इन्होंने 24/9/2023, आपको साफ साफ नज़र आ जाएगा। आप यहाँ पर 5:30 PM तक जो है जा सकते हो। सिर्फ आपको यहाँ पर 19 तारीख को नहीं जाना है। इस बात को आप थोड़ा समझ लीजिए, इसको एक बार पढ़ लीजिए ठीक से। आपको क्या करना है, साथ में पूरे के पूरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है, और जो भी फीस लगेगा आपके लिए वो पूरा का पूरा फीस आपको यहाँ पर लेके जाना पड़ेगा। देखिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए वो पूरा डिटेल में हम बात करेंगे। आपको पूरा का पूरा फीस लेके जाना है। जो आपका फीस होता है ना, आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाकर लेके जाना है। देखिए अभी अगर बैंक हॉलीडे चल रहा होगा ना, तो आप यहाँ पर इनको चेक दे सकते हो, लेकिन जैसे बैंक चालू हो जाएगा उसके नेक्स्ट दिन आपको यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट बनाकर कॉलेज के अंदर सबमिट करना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखिए। अभी हम यहाँ पर बात करेंगे कि आपको रिक्वायर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए बीएससी नर्सिंग एडमिशन के लिए। देखिए किसी एक कॉलेज का जो है यहाँ पर मैंने एक PDF ले लिया है, तो उसके थ्रू मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके साथ होने चाहिए, साथ ही साथ कितने जेरॉक्स आपके पास होने चाहिए, और आपको जो एक फीस का DD बनाना होता है तो DD किस तरह से आप बना सकते हो, तो उसका भी पूरा बात करेंगे। आप फिर से बोल रहा हूँ कि पूरा वीडियो देखिए, आपका डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आपके पास एक अलॉटमेंट लेटर या फिर आपका सिलेक्शन लेटर होना चाहिए, जो कि आपको राउंड 3 के अंदर अभी सीट अलॉटमेंट हो चुका है ना, तो उसका एक अलॉटमेंट लेटर होता है या फिर सिलेक्शन लेटर होता है। इसे आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आपके साथ में होगा तभी आपको वहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा। और सिलेक्शन लेटर आपको स्कॉलरशिप के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, इस बात का आप ध्यान रखिए।
उसके बाद देखिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है ना, जो आपने फिल किया था www.cetcl महा CET org, यानी कि आपने जो CETCL का एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था ना 1000 रुपीज़ जो आपने पे करके एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था ना, तो उसका एक प्रिंट आउट भी आपके पास होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए नीट का एडमिट कार्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर नीट का एडमिट कार्ड की ज़रूरत नहीं है। आपने जो CET का एग्ज़ाम दिया था ना BSc नर्सिंग के लिए 5 सब्जेक्ट थे ऑनलाइन एग्ज़ाम, तो उसका जो एडमिट कार्ड आपको मिला था ना, वो आपका एडमिट कार्ड आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर एक आधार कार्ड होना चाहिए, जो कि जनरली हर एक स्टूडेंट के पास आधार कार्ड होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक मार्कशीट यानी कि रिजल्ट चाहिए, CET का जो एग्ज़ाम दिया था ना आपने, तो उसी का एक रिजल्ट चाहिए, जो कि आपको परसेंटाइल के अंदर स्कोर आया था ना, तो जो आपका एक रिजल्ट का स्कोर कार्ड था ना, वो आपके पास होना चाहिए एडमिशन के लिए। यहाँ पर नीट का मेंशन किया हुआ है, लेकिन इस बात को आप थोड़ा इग्नोर कर लीजिए। आपके पास एक CET एग्ज़ाम हुआ था ना इस साल BSc नर्सिंग का, तो उसका रिजल्ट यानी कि मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेशनलिटी आपके पास होना चाहिए। नेशनलिटी की जगह पर आप यहाँ पर वैलिड पासपोर्ट या बर्थ डॉक्यूमेंट भी दे सकते हो, लेकिन आपके पास एक नेशनलिटी का डॉक्यूमेंट ईजिली मिल जाएगा, तो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। उसके पास आपके पास एक डोमासाइल होना चाहिए, और डोमासाइल एंड नेशनलिटी दोनों एक ही होगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम आपके साथ क्रिएट नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए SSC का पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब ये SSC का पासिंग क्या होता है कि इसके ऊपर एक DOB यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है ना, वही मार्कशीट आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिए। 2 मार्कशीट मिलती है आपको, एक नॉर्मल होता है और एक के ऊपर आपका DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ होता है ना, तो जिसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है वही मार्कशीट आपको यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए, इस बात का ध्यान रखिए। आपको कोई भी बर्थ डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद देखिए HSC का मार्कशीट यानी कि 12th क्लास का एक मार्कशीट होना चाहिए, आपने जो पास आउट किया था ना, तो उसका, क्योंकि आपने PCB का ग्रुप क्लियर कर लिया, इसके लिए आपके पास एक 12th क्लास का मार्कशीट भी होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगर आप कैटेगरी के अंदर आते हो तो आपके पास एक कास्ट होना चाहिए। अगर आप कैटेगरी के अंदर आते हो तो उसके बाद कास्ट वैलिडिटी होना चाहिए। अगर आप कैटेगरी के अंदर आते हो तो आपके पास वैलिडिटी भी अवेलेबल होनी चाहिए। नॉन क्रिमिलेयर होना चाहिए आपके पास। अभी किसके लिए होना चाहिए? जो बच्चे OBC के अंदर आते हैं और FIJE NT के अंदर आते हैं ना, तो उनके पास यहाँ पर आपको नॉन क्रिमिलेयर एक NCL नाम का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। देखिए वो क्यों होना चाहिए? क्योंकि आपको वहाँ पर कैटेगरी का बेनिफिट लेने के लिए नॉन क्रिमिलेयर कंपलसरी है, इस बात का ध्यान रखिए। FIJE NT के अंदर कौन कौन सी कैटेगरी आती है? OBC कैटेगरी आती है, FIJE कैटेगरी आती है, उसके बाद NTB हुआ, NTC हुआ, NTD हुआ। तो ये जो भी कैटेगरी है ना, पूरी की पूरी अभी मैंने बोल दिया, तो इनके लिए आपको यहाँ पर नॉन देना कंपलसरी है, इस बात का ध्यान रखिए। नहीं होगा तो आपका एडमिशन ओपन के थ्रू किया जाएगा और आपको यहाँ पर पूरा का पूरा ओपन कैटेगरी का फीस देना पड़ेगा, इस बात को समझ लीजिए। उसके बाद देखिए EWS होता है, तो अगर आप EWS में आते हो यानी कि आप ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट हो, लेकिन आपका इनकम जो है 8 लाख पर ईयर से कम है, आप EWS या फिर EBC का बेनिफिट लेना चाहते हो, तो आपके पास EWS डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर EWS का यानी कि हाफ फीस भरने का चांस मिल जाएगा। अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा फीस देना होगा, इस बात को समझ लीजिए। उसके बाद देखिए इनकम चाहिए आपके पास। अगर आप कैटेगरी के अंदर आते हो, आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हो, तो आपके पास इनकम चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए आपके पास एक कॉलेज लिविंग डॉक्यूमेंट चाहिए, जो कि आपका TC होता है, उसे आप TC बोलते हो, तो आपका TC होना चाहिए। आपका TC 12th क्लास का भी हो सकता है, या फिर अगर आपने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर BA BSc या फिर कोई डिप्लोमा कर लिया है, तो उसका पास आउट TC भी आपके पास होगा, तभी आपको यहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा। उसके बाद मेडिकल फिटनेस होना चाहिए। मेडिकल फिटनेस आपने जो CETCL के ऊपर अपलोड किया था ना, वो मेडिकल फिटनेस आप यहाँ पर बिल्कुल लेके आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। अगर आपके पास नहीं भी है तो कॉलेज में जाके बाद या फिर कॉलेज से मतलब किसी प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप न्यू मेडिकल भी बनाकर यहाँ पर सबमिट कर सकते हो, लेकिन उसका फॉर्मेट जो H फॉर्मेट होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन आपने जो अपलोड किया था वो आपके पास अवेलेबल है H फॉर्मेट में, तो आप सीधा का सीधा लेके जाइए, आपको कोई यहाँ पर मतलब ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद देखिए आपके पास एक माइग्रेशन का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, लेकिन वो आपके लिए कंपलसरी नहीं है। अगर आप माइग्रेशन के अंदर आते हो, आपको रिक्वायर है, तभी आपको यहाँ पर देना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं है। देखिए उसके बाद एक गैप एफिडेविट होना चाहिए। तो गैप एफिडेविट किन बच्चों के लिए रिक्वायर्ड है? जिन्होंने 12th क्लास जो है इसी साल पास आउट किया है ना, तो उनको कोई भी यहाँ पर गैप देने की ज़रूरत नहीं है, इस बात को समझ लीजिए कि आपने 12th क्लास अपना इसी साल पास आउट किया, तो आपको कोई भी गैप देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आपने 12th क्लास जो था ना अपना, तो लास्ट ईयर या उससे पहले पास आउट किया था, लेकिन कहीं भी अदर कोर्स के लिए एडमिशन नहीं डाल दिया था। मान लीजिए कि आपने 20 के अंदर 12th क्लास पास आउट किया था, लेकिन आपने वही TC जो है निकाला था और घर में रख लिया था, या फिर TC आपने जो है 12th क्लास के अंदर से रिव्यू ही नहीं किया था, अभी तक वहाँ पर ही पड़ा है, तो आपको यहाँ पर गैप देना पड़ेगा। जो ही गैप डॉक्यूमेंट है आपको यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए कि आपने 20 के अंदर 12th क्लास पास आउट किया था, लेकिन आपने वहाँ से एडमिशन निकाला था और किसी अदर ANM GNM या फिर कोई भी अदर कोर्स के लिए डाल दिया था, तो आपको कोई भी गैप देने की ज़रूरत नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखिए। तो इसका सीधा TC निकाल कर आप यहाँ पर सबमिट कर सकते हो। तो गैप किसको देना है वो डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन क्या है, आप
किस तरह से यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस कर रहे हो ना, तो उसके ऊपर आपको डिपेंड करेगा कि आपको यहाँ पर गैप देना है या नहीं। उसके बाद देखिए एनी अदर बोल दिया इन्होंने, तो एनी अदर के अंदर वही डॉक्यूमेंट आता है। एनी अदर क्या भी क्या आएगा, तो अदर रिजर्वेशन का, जैसे कि मान लीजिए आपको गवर्नमेंट का सीट अलॉटमेंट हुआ है, आपने डिफेंस 1, डिफेंस 2 या डिफेंस 3 के थ्रू अप्लाई किया था, तो आपको यहाँ पर वो डॉक्यूमेंट होने चाहिए। या फिर आपने अगर हिली एरिया के थ्रू अप्लाई किया था तो हिली एरिया का डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। मान लीजिए आपने एमके यानी कि महाराष्ट्र कर्नाटक जो मतलब बॉर्डर है ना, उसके रिजर्वेशन के थ्रू अप्लाई किया तो वो भी डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। या फिर आपने अप्लाई किया था कि आप पीडब्ल्यूडी हो यानी कि आप अपंग स्टूडेंट हो, तो आपको वहाँ पर उसका भी डॉक्यूमेंट चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, इस बात का ध्यान रखिए। तो जो अदर रिजर्वेशन के डॉक्यूमेंट है, अगर आप उसके अंदर आते हो तो आपको डॉक्यूमेंट वहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। और आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको क्या करना है, 2 फोटोकॉपीज आपको यहाँ पर पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट के लेके जाना है। साथ ही साथ 2 पासपोर्ट यानी कि आपके पास क्या होना चाहिए, देखिए एक सेट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पूरे के पूरे होने चाहिए। जो भी यहाँ पर 19 डॉक्यूमेंट का हमने डिटेल में चेक किया, पूरे के पूरे होने चाहिए। उसके बाद देखिए सेकंड आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि हर डॉक्यूमेंट के 2 जेरॉक्स आपको कॉलेज के अंदर सबमिट करने, तो आप यहाँ पर उनके 3 जेरॉक्स बनाकर अपने पास रख लीजिए। एक अपने पास रख लीजिए, 2 जेरॉक्स जो है यहाँ पर आप कॉलेज के अंदर सबमिट कर दोगे, और एक जेरॉक्स अपने पास रख लिए ताकि आपको आगे चल के वो यूजफुल हो जाएगा। या फिर उस जेरॉक्स के ऊपर आप फिर से जेरॉक्स निकाल सकते हो। या फिर आपने जो पीडीएफ है मतलब डॉक्यूमेंट है उनके पूरे के पूरे पीडीएफ आपने एक पेन ड्राइव के अंदर अपने पास रख लीजिए, क्योंकि आगे चल के अगर आपको फिर से ड्रॉप भी लेना है, नीट का एग्जाम देना है, तो आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, तो आपके काम आ जाएगा। इस बात को भी आप समझ लीजिए थोड़ा सा। उसके बाद आपको यहाँ पर 2 पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ होने चाहिए। जो फोटोग्राफ आपने एग्जाम सीईटी का दिया था ना, तब जो अपलोड किए थे ना, वो 2 पासपोर्ट जो है फोटो आपके पास होने चाहिए। 2 से लेकर 4 पासपोर्ट फोटो अपने साथ रखिए। तो आपको यहाँ पर 2 पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ कॉलेज के अंदर सबमिट करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिए। देखिए अभी अगर हम बात करें लास्ट में कि डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, आपको किस तरह से बनाना पड़ेगा, तो देखिए एक फ़ीस होता है जो कि आपका फ़ीस होता है। तो मान लीजिए कि कोई एक कॉलेज है, उसके अंदर 40,000 फीस है कोई भी कैटेगरी के लिए, तो इसका एक नाम होता है कॉलेज का। जैसे कि इसी कॉलेज का नाम गोदावरी नर्सिंग कॉलेज है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 40,000 का एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, जो कि आपका ट्यूशन एंड डेवलपमेंट फीस का होता है। तो 40,000 का डिमांड ड्राफ्ट आपको फर्स्ट डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा उसी नेम के अंदर से, जो कि कॉलेज नेम आपको बताएंगे, या फिर उनके फीस स्ट्रक्चर के अंदर जो नेम मेंशन किया गया है, तो उसी नेम से आपको डिमांड ड्राफ्ट जो है डीडी बनाना है। अब ये डीडी कहाँ से बनाते हैं, तो डीडी बनाने के लिए आपको सबसे पहले बैंक में जाना पड़ेगा, और बैंक नेशनल बैंक होना चाहिए। मान लीजिए आपका एसबीआई में अकाउंट है, तो आप यहाँ पर एसबीआई में इजीली डीडी बना सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं नज़र आएगा। तो आपको सिर्फ क्या करना है, चेक देना है। चेक दोगे तो आपका पूरा का पूरा पैसा जो है कि डिमांड ड्राफ्ट के अंदर सबमिट किया जाएगा। इसका आपको कुछ चार्ज लिया जाएगा। मान लीजिए कि आप अगर 50K का डिमांड ड्राफ्ट बना रहे तो 225 रुपीज़ आपसे लगभग चार्ज लिया जाएगा डीडी बनाने का। तो डिपेंड करता है कि आपका अमाउंट कितना है, अमाउंट जितना बड़ा होगा चार्ज आपका उतना बड़ा लिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। तो बैंक के अंदर जाइए, आप वहाँ पर चेक दे दीजिए, और चेक के थ्रू आप यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट इजीली बना सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। डिमांड ड्राफ्ट के अंदर जब पैसा चला जाएगा तो वो डीडी जो है आप यहाँ पर कॉलेज के अंदर दे सकते हो। लेकिन मान लीजिए कि अभी हॉलीडे चल रहा है, अभी बैंक अगर बंद है, क्योंकि एसबीआई बैंक लगभग 4 दिन के लिए बंद है, तो अगर ये बैंक 4 दिन के लिए बंद है तो आप यहाँ पर डीडी नहीं बना पाते हो। तो अभी आपको क्या करना होगा, क्या कैश लेके जाना है। देखिए कैश अगर कॉलेज लेता है तो अच्छी बात है, उनको कैश दे सकते हो आप अगर कॉलेज के साथ बात करने के बाद। लेकिन अगर उनको चेक देना पड़ेगा आपको, अगर उनके पास चेक रख लीजिए आप, जैसे ही नेक्स्ट डे बैंक स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ पर जाके आप डिमांड ड्राफ्ट सबमिट कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा। आप यहाँ पर चेक देके अपना एडमिशन ले सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ क्रिएट नहीं होगा। देखिए अभी जो भी जितना भी प्रोसेस था, आपको सीट अलॉटमेंट होने के बाद क्या करना है, तो पूरा विद डिटेल एक्सप्लेन करके मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, उसका रिप्लाई करने की मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको हमारे साथ पर्सनली बात करनी है स्पॉट राउंड के रिगार्डिंग या फिर कोई भी अपडेट के रिगार्डिंग, तो हमारा 300 रुपीज़ चार्ज है। आप पेमेंट करके व्हाट्सएप के ऊपर स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, हम आपको पूरा यहाँ पर पर्सनली कॉल के ऊपर बात करके पूरा का पूरा गाइड करेंगे और हर एक अपडेट आपको पर्सनली शेयर करेंगे। उसके बाद अगर आपको पूरा का पूरा पेड काउंसलिंग लेना है तो 2000 रुपीज़ हमारा पेड काउंसलिंग चार्ज है। इसके अंदर हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने से लेकर आपका हर राउंड का चॉइस फिलिंग भी करते हैं, हर एक नोटिस आपको पर्सनली शेयर करेंगे, आपके स्कोर के अनुसार, आपके सिटी के अनुसार लिस्ट अरेंज करके भी आपका चॉइस फिलिंग करेंगे। और पूरा का पूरा प्रोसेस हम खुद करते हैं, आपको कोई भी कैफे या कहीं अदर पैलेस पे जाने की ज़रूरत नहीं होती। आपका सिलेक्शन लेटर भी हम आपको खुद डाउनलोड करके शेयर करेंगे। तो 2000 रुपीज़ हमारा पेड काउंसलिंग चार्ज है। अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप पेमेंट करके व्हाट्सएप के ऊपर स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, हम आपका पूरा का पूरा प्रोसेस खुद करेंगे। आपको घर से बाहर निकलने की भी ज़रूरत नहीं होती है, इस बात का ध्यान रखिए।